वैसे तो अपने देश में कई स्कैम देखने को मिले, लेकिन जिस लेवल का स्कैम नीरव मोदी ने किया वो अपने आप में किसी को भी चौंका कर रख देता है। किस तरह से सालों साल तक नीरव मोदी देश की बैंकों को लूट कर इन पैसों से ऐश की जिंदगी गुजारता रहा और इन बैंकों को और सरकार को भनक तक नहीं लगी। ये जानकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि यह घोटाला केंद्र सरकारों के बदलने के बाद भी चलता रहा और जब तक इसका भांडा फूटा तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस पूरे घोटाले की नींव रखी थी गुजरात के पालनपुर शहर में पैदा हुए नीरव मोदी ने। नीरव के परिवार में सभी लोग पीढ़ियों से हीरों का व्यापार करते आए हैं। इसी हीरों के कारोबारियों के परिवार में फरवरी 1971 को नीरव मोदी का जन्म हुआ। नीरव के पिता दीपक मोदी और चाचा मेहुल चौकसी हीरों के व्यापार को अच्छी तरह जानते थे। कम उम्र में ही नीरव की मां का देहांत हो गया था, इसीलिए उसके पिता उसे अपने साथ बेल्जियम ले गए, जहां नीरव बड़ा हुआ। वहां से वो यूएस में स्थित वार्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया, लेकिन बीच में ही ड्रॉप आउट करके 19 साल की उम्र में इंडिया वापस आ गया। नीरव अपने पिता के साथ मुंबई आ गया, जहां वो 1989 से मेहुल चौकसी की गीतांजलि डायमंड्स में काम करने लगा। गीतांजलि ग्रुप उस वक्त देश भर में 4000 स्टोर्स के साथ भारत की सबसे बड़ी रिटेल ज्वेलरी कंपनी थी। यहीं से नीरव मोदी धंधे की बारीकियों को सीखने लगा। तरह तरह के हीरो के बारे में सीखने के बाद 1999 में नीरव ने अपनी खुद की फायर स्टार डायमंड्स नाम की कंपनी खोली। देखते ही देखते उसने हीरा व्यवसाय में अपने चाचा से अलग एक पहचान बना ली और 2007 तक दुनिया की कई कंपनीज को खरीद लिया। 2008 में अपने एक दोस्त के कहने पर नीरव ने अपने खुद के लग्जरी ब्रांड की शुरुआत की। उसने सबसे पहले 2010 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अपने स्टोर खोला और उसके बाद मुंबई के काला घोड़ा इलाके में भी स्टोर्स खोले। इस समय तक नीरव भारत का एक प्रमुख हीरा और आभूषण व्यापारी बन गया और नीरव मोदी ब्रांड पूरे भारत में लग्जरी रिटेल ज्वेलरी का एक बड़ा नाम हो चुका था। लेकिन बेल्जियम में बड़े हुए नीरव मोदी की नजर दुनिया भर पे थी, इसीलिए इसने न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और मकाओ जैसे शहरों में एक के बाद एक 17 ज्वेलरी स्टोर्स खोल दिए। नीरव की किस्मत ने भी उसका बहुत साथ दिया। नीरव मोदी ग्लोबल ज्वेलरी ब्रांड क्रिस्टीज और सोथेबीज के जैसे बड़े ब्रांड के कैटलॉग में फीचर करने वाला पहला भारतीय ब्रांड भी बना। 2010 में क्रिस्टी की एक नीलामी में नीरव मोदी की गोलकोंडा लोटस नेकलेस, जो 12 कैरेट गोलकोंडा डायमंड से बनी थी, मुंह मांगी कीमत में बिकी। अमेरिका, हांगकांग और ब्रिटेन जैसे देशों में नीरव मोदी ब्रांड को काफी पसंद किया जाने लगा और जल्द ही फोर्ब्स पत्रिका के भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल हो गया। पूरी दुनिया के हीरो के कारोबार पर अपना कब्जा जमाने के इसी सपने के चलते नीरव अपने चाचा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर इसी दौरान भारत के बैंकों को लूटने की योजना भी बना रहा था और उसे अंजाम भी दे रहा था। ज्यादा से ज्यादा पैसों के लालच में नीरव कानून और सरकार को जिस तरह से टोपी पहना रहा वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। तारीख थी 14 फरवरी 2018। यूं तो ये दिन दुनिया भर में प्यार करने वालों के दिन के तौर पर माना जाता है, पर यह प्यार मोहब्बत का दिन भारतीय आर्थिक क्षेत्र में एक ऐसा भूचाल लाया जो भारत के वित्तीय इतिहास का एक काला दिन बनकर रह गया। 14 फरवरी 2018 के इसी दिन पीएनबी ने आरबीआई को यह बताया कि उसके साथ 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसा नहीं था कि इस घोटाले की जानकारी पीएनबी को पहले नहीं थी, लेकिन 14 फरवरी को पहली बार इस घोटाले में नीरव मोदी का नाम जुड़ा। बात सीबीआई तक भी पहुंची। पुलिस ने नीरव मोदी के घर और ऑफिस पर छापे भी मारे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीरव मोदी जनवरी के पहले हफ्ते में ही अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर भाग चुका था। तब तक धीरे धीरे इस घोटाले की सारी तरकीब बाहर आने लगी। इसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। घोटाले के पूरे प्लॉट की बात की जाए तो ये काफी पेचीदा और जटिल दिखाई देगा। इसमें काफी सारे लोगों का नाम शामिल है, पर प्रमुख रूप से जो दो नाम इस घोटाले में मौजूद हैं वो है नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चौकसी। ये माना जा रहा है कि ये दोनों पीएनबी के छोटे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर सालों से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। पर सवाल उठता है, आखिर कैसे? इस घोटाले को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसका नाम है एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एलओयू एक ऐसा दस्तावेज है जो लोन लेने के काम आता है। जिसके पास ये बैंक के जारी किए गए एलओयू होते हैं वो इसे दिखाकर विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की ब्रांचेस से पैसा निकाल सकता है। विदेश में स्थित इंडियन बैंक ब्रांचेस इस इशू किए गए एलओयू को देखकर होल्डर को लोन दे देते हैं, ये समझते हुए कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति या कंपनी उनके पैसे नहीं चुका पाता है तो इंडिया में सिचुएटेड जिस बैंक ने एलओयू जारी किया है वो उनका पैसा वापस करेगा। बैंक और उनके विदेश में स्थित ब्रांचेस के बीच का ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन नीरव मोदी केस में इसी सिस्टम का जमकर दुरुपयोग किया गया। असल में जब कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी बैंक में उसे एलओयू देने रिक्वेस्ट लेकर जाता है तो बैंक सबसे पहले कंपनी से इसके बदले कुछ गिरवी रखने की मांग करती है। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई चीज या अपनी कंपनी की कोई संपत्ति इस एलओयू के लिए गिरवी रखनी पड़ती है, या तो कुछ फिक्स डिपॉजिट या कोई और संपत्ति। इसके अलावा बैंक अपने स्तर पे लोन मांगने वाले की जांच पड़ताल करती है
इसके बाद ही किसी भी व्यक्ति या कंपनी को एलओयू जारी किया जाता है। बैंक लोन लेने वाली कंपनी को एक क्रेडिट लिमिट भी देती है। इसी क्रेडिट लिमिट का उपयोग एलओयू के जरिए किया जाता है। एलओयू एक अच्छा प्रावधान तो है, लेकिन क्या हो अगर कोई फर्जी एलओयू बनवा ले? नीरव मोदी के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। पीएनबी के कई भ्रष्ट अधिकारियों को छोटी मोटी रिश्वत देकर मोदी और उसकी कंपनी ने ये एलओयू इशू करवा लिए। इनके बदले में जो जरूरी कागजात और कोलैटरल रखने की मांग बैंक को करनी चाहिए वो नहीं किया गया। यहां तक कि नीरव मोदी को दिए गए एलओयूज की क्रेडिट लिमिट भी तय नहीं की गई। और तो और इन सबके लेन देन के रिकॉर्ड को पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस सिस्टम में भी दर्ज नहीं किया गया। अगर किसी लेन देन को दर्ज किया भी गया तो जितने राशि की एलओयू इशू की जा रही है उसके मुकाबले काफी कम राशि दर्ज की गई। ये सारा खेल बैंक में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों जैसे गोकुलनाथ शेट्टी, जो उस पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच के डेप्यूटी मैनेजर थे, और मनोज खरत, जो बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के उस वक्त के इंचार्ज थे, के माध्यम से हो रहा था। इनको कुछ तोहफे या कैश देकर नीरव मोदी सालों तक अपना काम निकालता रहा। आमतौर पे इन सब ट्रांजैक्शन को डिफॉल्ट रूप से स्विफ्ट नाम के सिस्टम में भी अलग से दर्ज किया जाना चाहिए, जो एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम है जिसे दुनिया भर के बैंक आपस में जानकारी शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक के अधिकारियों ने रिश्वत के लालच में स्विफ्ट सिस्टम में भी ये जानकारी दर्ज नहीं की। कुल मिलाकर नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के नाम पे बिना गारंटी के बड़े बड़े अमाउंट के एलओयू सालों साल जारी होते रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि वो कहीं पे भी दर्ज नहीं हुए। एक बार ये इलीगल एलओयूज मिलने के बाद नीरव मोदी ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। नीरव मोदी के दिखाए हुए एलओयूज पे भरोसा करके इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और कई अन्य बैंकों की बहरीन, फ्रैंकफर्ट और हांगकांग में स्थित शाखाओं ने नीरव मोदी की कंपनीज को साल 2011 से 2017 के बीच करीब 11,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसे कभी भी चुकाने की कोई कोशिश नहीं की गई। पर नीरव मोदी ने इतने पैसे का किया क्या? 11,000 करोड़ आखिर कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। ये तो बाद में पता लगा कि इंडियन बैंक्स को लूट के नीरव मोदी अपने विदेश के फाइनेंसर्स को पैसा दे रहा था, यानी कि देश का पैसा लगातार विदेश जाता रहा और भारतीय सरकारों को पता भी नहीं चला। सालों साल यही सिलसिला चलता रहा। नीरव रिश्वत देके बैंक अधिकारियों से इलीगल एलओयूज बनवाता रहा और बैंक से लोन उठाता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। मुंबई स्थित पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच के जिन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर नीरव मोदी इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे, वो अक्टूबर 2017 तक रिटायर हो गए और उनकी जगह नए अधिकारियों ने ले ली। लेकिन नीरव के वही कारनामे अभी भी जारी थे। आदत से मजबूर नीरव मोदी ने जनवरी 2018 में एक बार फिर अपने एक एम्प्लॉय को पीएनबी से एक नए एलओयू इशू करवाने के लिए भेजा। उसे लगा पुराने अधिकारियों की तरह इन्हें भी खरीदकर मोदी के काले धंधे ठीक वैसे ही चल सकते हैं। लेकिन जब नए आए अधिकारियों ने बिना गारंटी के किसी भी तरह का एलओयू देने से मना कर दिया, तब नीरव ने बैंक को यह बताया कि यह सिस्टम तो पहले से ही हो रहा है, तो फिर इसे कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत पीएनबी को नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही पीएनबी के अधिकारियों के कान खड़े हो गए जब इन अधिकारियों को पता चला कि 8 सालों से नीरव मोदी की कंपनियों को बिना कोलेट्रॉल के लोन दिए जा रहे हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीएनबी ब्रैडी हाउस ब्रांच पर असली खतरे की घंटी तब बजी जब दुनिया भर के बैंक उनसे अपने पैसे वापस देने के लिए नोटिस भेजने लगे। एक ओर क्योंकि नीरव मोदी पीएनबी का एक भी रुपया वापस नहीं कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सारे इंटरनेशनल बैंक्स जिन्होंने पीएनबी के एलओयू के गारंटी पे नीरव मोदी को लोन दिया था, वो अब पीएनबी से अपना पैसा वापस मांगने लगे। अब ये बड़ी दुविधा वाली बात थी पीएनबी के लिए, क्योंकि एक तो वो बिना कोलेट्रल के नीरव मोदी को लोन दिए जा रहे थे और यहां तक कि उनको कहीं रिकॉर्ड भी नहीं किया जा रहा था। अंततः कोई रास्ता ना देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 14 फरवरी 2018 को आरबीआई और सीबीआई को लिखित में यह सूचना दी कि $1.8 बिलियन का अमाउंट उनके रिकॉर्ड से गायब है और ये सारा राशि नीरव मोदी और उनकी कंपनियों को दिया गया है। इसके पहले जनवरी 2018 में पीएनबी अधिकारी पुलिस और सेबी को भी इस धोखाधड़ी के बारे में सूचित कर चुके थे। जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इस घोटाले की जांच शुरू की, तब पता चला कि नीरव के चाचा मेहुल चौकसी और उनकी ज्वेलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप भी इस फ्रॉड में शामिल थी। सीबीआई ने देश भर में गीतांजलि ग्रुप के करीब 20 स्टोर्स में छापे मारे और वहीं से इस राज का पर्दाफाश हुआ कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने कैसे पीएनबी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया था। पीएनबी के भ्रष्ट अधिकारी और नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिए गए। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने नीरव मोदी के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने साथ मिलकर करीब 100 से ज्यादा फर्जी शेल कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे पैसे को भारत से बाहर भेजा था। अब भारतीय एजेंसीज के पास ना घोटाले के पैसे मौजूद थे, ना ही घोटाला करने वाले। फिर भी कुछ रकम वसूलने के लिए ईडी ने नीरव के घर और ऑफिस से डायमंड, गोल्ड और अन्य ज्वेलरी को मिला के
करीब 3000 करोड़ के सामान को जब्त किया। कानून की ये गाज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पड़ी, बल्कि 2018 तक नीरव मोदी को अपने सारे विदेशी स्टोर्स भी बंद करने पड़े। मई 2018 में नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड्स ने अमेरिका की एक कोर्ट में दिवालिया होने की घोषणा कर दी। 2018 में इंटरपोल ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसी साल मुंबई की एक कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ एक आदेश जारी किया, जिसमें उन दोनों को मुंबई की कोर्ट में पेश होने नहीं तो फरार घोषित कर देने की बात कही। पर नीरव मोदी तो पहले से ही लंदन में जाके सेटल हो गया था और उसका चाचा मेहुल चोकसी भी कैरिबियन देश एंटीगुआ और बारबुडा में शरण ले चुका था। 2021 में यह खबर आई कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ से भी भाग निकला है और कैरिबियन आइलैंड के ही एक और देश डोमिनिका में जा बसा है। इसलिए इन दोनों को भारत लाकर यहाँ के कोर्ट में ट्रायल करना मुमकिन नहीं था। फिर भी अगस्त 2018 में भारतीय सरकार ने यूके सरकार से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए अपील की। करीब एक साल बाद 2019 में लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने यूके सरकार का आधिकारिक अनुरोध मिलने के बाद नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नीरव मोदी, जो अभी तक भारत से भागकर आराम से लंदन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो 2 दिन बाद लंदन से गिरफ्तार हो गया। उस समय से अभी तक नीरव को दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वेंट्सवर्थ जेल में रखा गया है। इसके साथ ही उसे भारत वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है। भारत सरकार के रिक्वेस्ट के बाद फरवरी 2021 में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के जिला न्यायाधीश सैम गूजे ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के कारण नीरव मोदी को भारत को सौंपने की अनुमति दे भी दी, लेकिन फिर भी इंडिया लाने की उम्मीद ज्यादा नहीं दिखती। इसका कारण है भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच की संधि। यूके सरकार के साथ इंडिया की प्रत्यर्पण संधि तो है, लेकिन उसे अमल में लाना इतना आसान नहीं है। एक बेहद जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही किसी भी भगोड़े को भारत को सौंपने के लिए यूके सरकार तय होती है। इसी कानूनी लड़ाई का फायदा पिछले 3 साल से नीरव मोदी और उसके वकील उठा रहे हैं। नीरव मोदी के वकीलों की यह दलील है कि भारतीय जेलें रहने के लायक नहीं है और यहाँ पर उनके क्लाइंट को फेयर ट्रायल मिलने की भी चांस नहीं है। नीरव मोदी को 2020 से चली आ रही कोरोना महामारी से भी काफी फायदा मिला। उसके वकील कोर्ट में ये कहते रहे कि कोरोना महामारी से भारत देश की हालत बहुत खराब है, इसीलिए यहाँ की जेल में नीरव मोदी की सेहत को काफी खतरा है। नीरव मोदी इस वक्त भारत में आईपीसी की कई धाराओं में अभियुक्त हैं। इनमें आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश के अलावा धारा 409 यानी आपराधिक विश्वासघात, धारा 420 यानी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। तो क्या नीरव मोदी को कभी भारत वापस नहीं लाया जा सकता है? ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तो 2021 में नीरव मोदी को भारत को सौंपने का फैसला दे दिया था, लेकिन इसके बाद मोदी के वकीलों ने उच्च अदालत में अर्जी दी है। इसका फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन जल्द ही आने की उम्मीद है। एक उम्मीद तब भी जगी जब अप्रैल 2022 में भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नीरव मोदी को भारत को वापस लौटने की बात पर जोर देकर कहा था कि नीरव जैसे लोगों को ब्रिटिश सरकार कभी भी अपने यहाँ नहीं रखना चाहती है। इससे काफी उम्मीद तो जगती है, पर अभी काफी कानूनी लड़ाई बाकी है, जिसको भारत सरकार के वकील ब्रिटेन की कोर्ट में लड़ रहे हैं। नीरव के वकील अब तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके उसे भारत आने से बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं। वे नीरव की मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसकी प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत आने से नीरव मोदी पर आत्महत्या करने का बड़ा जोखिम है, क्योंकि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका काफी असर हो सकता है। हालांकि भारतीय वकीलों ने अदालतों को यह आश्वासन दिया है कि मोदी की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भारत में पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर उच्च अदालत से नीरव मोदी को भारत वापस भेजने का फैसला लिया भी जाता है, तो भी मामला ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है। अब इस मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आता है, ये तो समय ही बताएगा। नीरव मोदी के अलावा उसके परिवार के बाकी लोगों, जैसे उसकी पत्नी अमी मोदी, बहन पूर्वी मोदी, भाई निशाल और नेहल मोदी को भी भारतीय अधिकारियों द्वारा पीएनबी घोटाले से जुड़े होने और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए ढूंढा जा रहा है। इंटरपोल ने भी मोदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया हुआ है, जिसके चलते वो किसी भी देश में आसानी से आ जा नहीं सकता है। इस बात की काफी गुंजाइश है कि मोदी के परिवार वालों ने इस घोटाले में उसकी काफी मदद की है। पीएनबी के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी न सिर्फ अपने आप में चौंकाने वाली है, बल्कि इससे देश की सरकारों और संस्थानों पर भी बड़ा सवाल उठाती है। जब इतने बड़े पैमाने का घोटाला सामने आया, तब निवेशकों का वित्तीय क्षेत्र से विश्वास उठ गया। नीरव मोदी घोटाले के बाद निफ्टी और सेंसेक्स को भारी झटका लगा। शेयर बाजार पर इस घोटाले का गहरा असर हुआ। किसी भी देश के बैंक स्टॉक शेयर बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और भारत में 34 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। फरवरी 2018 के महीने में जब नीरव मोदी घोटाला सार्वजनिक हुआ, बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट आई और इन 34 बैंकों के मार्केट कैप में 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई। अकेले पीएनबी शेयरों ने निवेशकों की 8,000 करोड़ रुपए की संपत्ति खो दी। ये कहा जा सकता है कि यूको बैंक
इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई यानी फर्जी एलओयू के आधार पर ऋण देने वाले बैंकों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। इतने बड़े नुकसान को नुकसान की सुनामी भी कह सकते हैं। नीरव मोदी घोटाले का ज्वेलरी स्टॉक पर भी काफी असर हुआ। नीरव मोदी की ज्वेलरी कंपनियां जैसे फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल कंपनी तो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी, लेकिन घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद नीरव मोदी के चाचा मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भारत में आभूषण क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया था। इसके कारण कोई भी बैंक अन्य आभूषण कंपनियों को क्रेडिट देने के बारे में बेहद चौकन्नी हो गई। इससे बाकी आभूषण कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। वैसे तो घोटाले को इंसानी नाम कम ही दिए जाते हैं, पर इस घोटाले का स्तर इतना बड़ा है जिससे इसे नीरव मोदी स्कैम ही कहा जाता है। ये घोटाला भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे बड़े घोटाले में एक रहा है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई पंजाब नेशनल बैंक, जो भारत की पब्लिक सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। इस घोटाले ने एक नए सिरे से भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया। इसीलिए इसके बारे में जानना एक तरह से भारत के बैंकिंग सिस्टम और सरकारी विभागों की कमियों के बारे में जानने जैसा है। यह एक ऐसे सिस्टम की पोल खोलता है जहां अमीरों को तो 7 खून भी माफ हैं, पर गरीब को शायद एक भी नहीं। 2018 के वसंत ऋतु में जब नीरव मोदी घोटाला सुर्खियों में आया तो आम आदमी की पीड़ा अनिवार्य रूप से लंबी लाइनों और उनकी बैंक शाखाओं के द्वार के सामने खड़ी उदास भीड़ के रूप में दिखाई दे रही थी। नीरव मोदी घोटाला भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े भूकंप के रूप में आया, पर इसके बाद के झटके में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के नुकसान के बाद शेयर बाजार में जो गिरावट आई उससे उबरने में उसे सालों लग गए। आप ही सोचिए कि हमारे देश में एक और किसान और आम आदमी खून पसीने से मेहनत करके पैसा कमाता है और कोई आदमी इतनी आसानी से उसको लूट कर हमें ठेंगा दिखाकर गायब हो जाता है। ये बात किसी भी मिडिल क्लास आदमी को गुस्से और अफसोस से भर देने के लिए काफी है। यहां पर एक सवाल उठता है कि जब नीरव मोदी का हीरो का कारोबार इतना अच्छा चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ी नीरव मोदी को घोटाला करने की, और कैसे उसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। सिर्फ 2013 के साल में नीरव मोदी की कंपनी ने $2 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया था। जाहिर सी बात है नीरव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने पीएनबी के साथ ठगी की। यहां यह बताना जरूरी है कि पीएनबी के साथ इस तरह की ठगी करने से पहले भी नीरव मोदी का नाम एक और फ्रॉड केस में आ चुका था। साल 2012 में कनाडा के एक निवासी पॉल एल्फोंसो ने नीरव मोदी से $12,000 में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक डायमंड रिंग खरीदा। तुरंत बाद ये रिंग नकली साबित हुई। पता चला कि नीरव मोदी ने ओरिजिनल हीरे की जगह लैब ग्राउंड डायमंड की रिंग बेची थी। उसी दौरान कई और खरीदारों ने भी नीरव मोदी से नकली हीरे खरीदने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मोदी ने अपने रसूख और पैसों का इस्तेमाल करके इन मामलों को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। अपनी इन्हीं काली कमाई और देश से लूटे हुए पैसों से नीरव देश विदेश में ऐश करता रहा, जिसको सुन के आपका खून खौल उठेगा। वो अपनी कंपनी की तरफ से बड़ी बड़ी पार्टियां करता रहा, जहां प्रियंका चोपड़ा और लीजा हेडन जैसी नामी हस्तियां उसके ब्रांड के हीरो का प्रचार करती रहीं। इस दौरान नीरव ने देश विदेश में अरबों की संपत्ति जुटाई। नीरव की पत्नी अमी मोदी ने इन पैसों से न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में आलीशान घर खरीदे। इसके अलावा उसकी बहन पूर्वी मोदी, भाई निशाल और नेहल मोदी ने भी इस तरह कई हजार करोड़ की संपत्ति अपने नाम की। पर इस घोटाले से एक अच्छी बात भी हुई। अच्छी बात यह रही कि इस धोखाधड़ी के बाद भारत की बैंकिंग सिस्टम में कई सुधार पेश किए गए। 13 मार्च 2018 को घोटाले की सुर्खियों में आने के लगभग 1 महीने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस सुविधा के किसी और दुरुपयोग को रोकने के लिए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू के रूप में गारंटी जारी करने से प्रतिबंधित करने वाला नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद भारत में आयात के लिए व्यापार से संबंधित क्रेडिट के लिए एलओयू जारी करने की प्रक्रिया को आरबीआई के आदेश के अनुसार बैंकों द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। हालांकि एलओयू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बाद में विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई, क्योंकि घबराहट में आरबीआई की प्रतिक्रिया घुटने के बल चलने वाली थी। पर उस समय आरबीआई को देश की और संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए यह करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अपराधियों के विदेशों में भागने और कानून से बचने के खतरे को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को प्रभावी रूप से लागू किया। कोई भी व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत सरकारी टिकटों या मुद्रा की जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, लेनदारों को धोखा देने वाले लेन देन और अन्य अपराधों जैसे अपराध किए हैं, वो इस कानून के अंतर्गत सख्त सजा पाएंगे। 100 करोड़ या उससे अधिक के कोर्ट केस से बचने के लिए अगर किसी ने भारत छोड़ दिया है और लौटने से इनकार कर रहा है तो उसे एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी सभी संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों सहित को केंद्र सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है और संपत्तियों के ऐसे सभी अधिकार पूरी तरह से भारत सरकार के पास होंगे। हालांकि सच ये है कि इस घोटाले के बाद कई आर्थिक सुधार पेश किए गए,
लेकिन अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नीरव मोदी को दिन का उजाला देखना बाकी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े कानून पेश किए जाने की जरूरत है। देखना यह होगा कि क्या नीरव मोदी का लूटा हुआ पैसा कभी रिकवर हो पाता है या नहीं। स्कैम तो हो गया, क्या आगे होने से इसे रोका जा सकता है? दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या यह मुमकिन है और आपके हिसाब से नीरव मोदी को क्या सजा